अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इन द प्रोकैरियोट्स। तो रेप्लिकेशन होता क्या है? रेप्लिकेशन मींस कॉपी का बनना। जब डीएनए की कॉपी बनती है तो हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। इट्स अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसका क्या मीनिंग है कि इट वाज अ पेरेंट डीएनए। ऐसा नहीं होता कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग कंप्लीट एक डीएनए बन जाता है, नहीं। ये पूरा कंजर्वेट नहीं कंजर्व नहीं होता। ये इसकी 2 स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं रेड में, और फिर वो जो स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है एक्ट एज अ टेम्पलेट और उसके कोरिस्पॉन्डिंग डीएनए बनता है। तो मतलब इट्स अ सेमी कंजर्वेशन। इसके बाद हमने देखना है कि सबसे पहले इसको स्टडी किया गया एस्चेरिशिया कोलाई पे। तो अब हमने इसके स्टेप्स पढ़ने हैं। सबसे पहले उस साइट को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है जहाँ पे हमने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, और उस रीजन को बोलते हैं ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो 80 रिच सेगमेंट होता है, वहाँ पे एडेनिन और थायमिन रिच सेगमेंट होता है। क्यों? इसका पर्पस क्या होता है कि ये 80 रिच सेगमेंट क्या करता है, फैसिलिटेट करता है मेल्टिंग। अब मेल्टिंग क्या होती है, हमारे पास जो डीएनए डबल हेलिक्स होता है, उसमें वो डीएनए डबल हेलिक्स बनता कैसे है? जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं इन स्ट्रैंड्स के साथ जो अटैच होते हैं, उन 2 स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए और टी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सी और जी के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को अगर हम ब्रेक करते जाएँ तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इस मेल्टिंग से होगा क्या कि 2 स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास मेल्टिंग। अब मेल्टिंग होती कैसे है कि हमारे पास एक प्रोटीन होती है डीएनए ए प्रोटीन। ओरी रीजन जो था हमारे पास, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो था, वहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए ए बॉक्सेस। इन डीएनए ए बॉक्सेस के ऊपर डीएनए ए प्रोटीन आके अटैच होती है, वहाँ पे 80 रिच सेगमेंट को मेल्ट करने में हेल्प करती है। तो अब डीएनए और ये जो मेल्टिंग है, डीएनए में जो मेल्टिंग हो रही होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है। अब हमने मेल्टिंग तो पढ़ ली। अब हमने देखना है जब हमारे पास वो डबल बॉन्ड्स टूट गए तो अब हमने सेपरेशन करवानी है स्ट्रैंड्स की। सेपरेशन के लिए एक एंजाइम होता है हेलिकेज एंजाइम। ये जाके रेप्लिकेशन फॉर्क पे एक्ट करता है और वहाँ पे स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। लाइक देखें यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे मेल्टिंग हुई, हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, यहाँ पे मेल्टिंग हुई। तो अब हेलिकेज डीएनए हेलिकेज आता है, वो अनवाइंड करता है, यहाँ पे आके रेप्लिकेशन फॉर्क में इन 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। लेकिन ये 2 स्ट्रैंड सेपरेट हैं। अब हमने देखना है कि ये कौन सी प्रोटीन होती है जो हेलिकेज का काम करती है। ये डीएनए बी प्रोटीन होती है, इट एक्ट्स एज अ हेलिकेज, और डीएनए बी की अटैचमेंट के लिए डीएनए सी रिक्वायर्ड होता है। अब हमने स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया। अब तो ये दोबारा भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें इनको स्टेबलाइज करना होगा सिंगल स्ट्रैंड्स को। तो इसके लिए एक प्रोटीन होती है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये देखें, सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये प्रोटीन्स लगी हुई हैं। ये SSB, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या है? ये सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करेंगे कि दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो जाए। और ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। एक मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि एक सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन की अटैचमेंट की वजह से बाकी SSB की अटैचमेंट के लिए जो इसकी एफिनिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट्स अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो इसके बाद यहाँ तक हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको हम बोलते हैं प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। अब इसकी फॉर्मेशन के दौरान जब हमने डीएनए की अनवाइंडिंग करवाई तो हमारे पास एक प्रॉब्लम हो गया, सुपर कॉइल्स बन गए। लाइक देखिए फॉर एग्जांपल सर डीएनए एक वायर है जिसको मैंने आपस में एक तरह से डबल हेलिक्स बनाया है, ये इसका डबल हेलिक्स है। अब हमने क्या करना है, इसकी जो है ना एक इसका रेप्लिकेशन फॉर्क बने, यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया यहाँ पे। तो अब हमने इसकी ना अनवाइंडिंग करानी है। जब हम इसकी अनवाइंडिंग करवाएंगे यूँ करके, तो इसके आगे जाके कॉइल्स जो है ना वो आगे इकट्ठे होते जा रहे हैं, और फिर वो आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग करके सुपर कॉइल्स बना देंगे अनवाइंडिंग से। जब हम अनवाइंडिंग करेंगे तो सारी की सारी जो आगे जा रही है ना इसकी फोल्डिंग, तो ये अनवाइंडिंग में हमारे पास कॉइल्स बन जाएंगे, और इस तरह से ये सुपर कॉइल बन जाएगा। आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होकर सुपर कॉइल बना देंगे। तो अब भी सुपर कॉइल्स 2 तरह के होते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में बनते हैं जिस तरह मैंने बताया तो ये पॉजिटिव सुपर कॉइल्स होते हैं, और अगर ये अनवाइंडिंग की डायरेक्शन में होकर फिर सुपर कॉइल्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव सुपर कॉइल्स। अब सुपर कॉइल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थ्रू द डीएनए टोपोइसोमेरेसिस। हमारे पास सुपर कॉइलिंग हो गई। अब हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है। उसके लिए हमारे पास 2 टाइप के एंजाइम है, टाइप 1 टोपोइसोमेरेस और टाइप 2 टोपोइसोमेरेस। टाइप 1 टोपोइसोमेरेस क्या है? हमारे पास जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसका जो एक स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर निक प्रोड्यूस करता है, कट प्रोड्यूस करता है।
तो ये देखें, ये एक स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाएगा, तो फिर उसके अंदर से ना इसको टाइम मिल जाएगा थोड़ी देर, इधर से एक और डीएनए पास होगा बीच में से, और इसको टाइम मिल जाएगा कि ये अनवाइंड हो। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद इसको जब अनवाइंडिंग हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाता है डीएनए, और उसके बाद दोबारा से ये इसको रीसील कर दिया जाता है। और ये जो है ना टाइप 1 टोपोइसोमेरेज सिर्फ नेगेटिव सुपर कॉइल्स को रिलैक्स करता है, और ये एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि एक एंटी कैंसर ड्रग होती है कैम्प्टोथेसिन क्या करती है, टाइप 1 टोपोइसोमेरेज को जाके इनहिबिट करती है, जिससे हमारे पास आगे वो नहीं हो पा रही होती ना डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर ये सुपर कॉइलिंग रहेगी तो आगे तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगी। तो टोपोइसोमेरेज क्या करता है, रेप्लिकेशन को प्रमोट कर रहा होता है, तो जाके इसको इनहिबिट कर देती है ये ड्रग, जिससे जो है ना हमारे पास एंटी कैंसर ड्रग इफेक्टिव होती है। और टाइप 2 टोपोइसोमेरेज है, टाइप 2 टोपोइसोमेरेज क्या है कि पूरे के पूरे डीएनए दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर कट लगाता है। ये दोनों डीएनए अभी कट लगाया, ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया और ये वाला पार्ट सेपरेट हो गया, और फिर बीच में से एक और डीएनए पास होता है, और इतनी देर में इसको टाइम मिल जाता है कि वो अपने सुपर कॉइल्स ख़त्म करे और ये रिलैक्स हो, ये भी सुपर कॉइल्स ख़त्म करके रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद दोबारा से इनको रीसील कर देता है ये एंजाइम, और इस तरह से हम सुपर कॉइलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब जो टाइप 2 टोपोइसोमेरेज है, ये नेगेटिव सुपर कॉइल्स को भी रिलैक्स करता है और पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को भी रिलैक्स कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, वो एटीपी डिपेंडेंट नहीं था, ये एटीपी डिपेंडेंट है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक एंटी कैंसर ड्रग होती है एटोपोसाइड क्या करती है कि वो टाइप 2 आइसोमेरेज को जाके इनहिबिट करती है, और ये एंटी कैंसर ड्रग है, इससे आगे मजीद रेप्लिकेशन नहीं हो पाती, तो इस तरह से ये ड्रग जो है ना वो इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि हमने साइट को रिकोगनाइज़ किया जहाँ पे रेप्लिकेशन होनी थी, फिर हमने वहाँ पे मेल्टिंग करवाई, फिर हमने उनको सेपरेशन किया, फिर हमने उनकी सेपरेशन के बाद स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए एसएसबी प्रोटीन अटैच करवाई थी। इसके बाद सुपर कॉइलिंग का प्रॉब्लम होता है, उसका भी हमने सोल्व कर दिया। अब मेन काम स्टार्ट होता है, वो ये है कि हमने न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। उसके लिए एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन करता है 3 to 5 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जो पेरेंट डीएनए के ऊपर वो एक्ट कर रहा होता है, वो एक्ट कर रहा होता है 3 to 5 डायरेक्शन, क्योंकि न्यू स्ट्रैंड बनना है, वो एंटी पैरेलल बनना है, तो ये 5 to 3 डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड बनेगा। और ये जो रीडिंग कर रहा है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसकी 3 to 5 डायरेक्शन में रीडिंग कर रहा है। तो इस बात को समझने के लिए हम ये फिगर देखते हैं कि नाउ हैव अ लुक एट दिस फिगर। इसमें मैंने डीएनए दिखाया, डीएनए के 2 स्ट्रैंड दिखाए, एक स्ट्रैंड रेड कलर में दिखाया और एक स्ट्रैंड दिखाया ग्रीन कलर में, और एक ये दिखाया कि एंटी पैरेलल। लाइक देखें, ये जो रेड कलर का स्ट्रैंड है ये 5 to 3 डायरेक्शन में है, और ये जो इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है ये 3 to 5 डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर आके डीएनए पॉलीमरेज ने एक्ट करना था रेप्लिकेशन के लिए, बट एक प्रॉब्लम है, डीएनए पॉलीमरेज इसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच नहीं होता। तो फिर एक एंजाइम होता है, वो प्राइमेज होता है। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स आके इधर अटैच करवा के एक 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स जब मिलते हैं तो एक प्राइमर बन जाता है, आरएनए प्राइमर। ये पिंक है, मैंने आरएनए प्राइमर दिखाया, तो ये अब आरएनए प्राइमर बन गया। अब ये इसका जो इस स्ट्रैंड का आरएनए, ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये जो रेड कलर का टेम्पलेट है, इसका जो आरएनए प्राइमर बनेगा, ये इसका एंटी पैरेलल, लाइक ये 5 to 3 डायरेक्शन में था टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका जो आरएनए प्राइमर है वो 3 to 5 डायरेक्शन में। और इसी तरह ग्रीन का भी ऐसे ही है, एंटी पैरेलल। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज है, इस प्राइमर का 3 एंड रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके साथ उसके वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ। तो डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है ना, ऐसा इट इज़ लाइक अ रिंग, और ये इसके ऊपर 3 एंड रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और इसी तरह इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो प्राइमर है, इसका भी 3 एंड रिकॉग्नाइज करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। येलो कलर में मैंने दिखाया डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके बाद इसने क्या करना है, अब आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। तो नाउ हैव अ लुक एट दिस फिगर। जो हमने इससे पहले फिगर देखी थी, वहाँ तक रेप्लिकेशन फॉग जो था ना वो बना हुआ था। अब अनवाइंडिंग ज़्यादा हो गई है और रेप्लिकेशन फॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब हमने देखा कि हमारे पास जो आरएनए प्राइमर बना था, उसका 3 एंड रिकॉग्नाइज करके वो हमारे पास अटैच हो गया था डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे। अब डीएनए पॉलीमरेज इसको आगे अब मूव करता है और रीड करता जाता है हमारे पास जो है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराता जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड ऐड कराता है, और जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो ये इस कलर में, ब्लू कलर में, इसकी डायरेक्शन होती है 5 to 3 डायरेक्शन में। अब क्योंकि ये 3 to 5 डायरेक्शन में था, जो इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होगा, जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा, वो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता है। और जो स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, दिस वाज द रेप्लिकेशन फॉर्क,
तो जो रेप्लिकेशन फोक की तरफ मूव कर होता है न्यू स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। अब ये तो हमने एक स्ट्रैंड की बात कर ली जो उसका एंटी पैरेलल टेम्परेट स्ट्रैंड था 5 to 3 डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं होगा, फ्रेगमेंट्स फॉर्म होंगे न्यू डीएनए के पॉलीमरेज अटैच। यहाँ पर भी एक आरएनए प्राइमर बना था, आरएनए प्राइमेज ने बनाया था। फिर डीएनए पॉलीमरेज का इसका 3 एंड रिकॉग्नाइज करके रेड में ये पिंक में जो है ना इसका 3 एंड दिखाया आरएनए प्राइमर का, इसका 3 एंड रिकॉग्नाइज करके डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच होता है। डीएनए पॉलीमरेज ने 5 to 3 डायरेक्शन में हमारे पास एक न्यू डीएनए जो है ना स्ट्रैंड बना दिया था। अब जैसे ही ये एंड पे पहुँचेगा तो यहाँ पर तो आगे टर्मिनेशन होनी थी, यहाँ पर तो ख़त्म होगी ना जगह। तो अब ये डीएनए पॉलीमरेज दोबारा रेप्लिकेशन फोक की तरफ जाएगा। रेप्लिकेशन फोक की तरफ जाके खुद अटैच नहीं होगा, पहले प्राइमेज से प्राइमर बनवाएगा, उसके बाद प्राइमर का 3 एंड रिकॉग्नाइज करके फिर से एक डीएनए फ्रेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज एक डीएनए फ्रेगमेंट बनाएगा जिसको बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। इसी तरह ये रिपीट होकर फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में इस स्ट्रैंड में इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसकी जो न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन तो हो रही है 5 to 3 डायरेक्शन में, लेकिन इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, तो इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और लैगिंग स्ट्रैंड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूसली बन रहा होता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें जो है ना बार बार आरएनए प्राइमर फॉर्म होते हैं, लेकिन इसमें एक ही बार आरएनए लीडिंग में एक ही बार आरएनए प्राइमर फॉर्म होता है और उसके बाद कॉन्टीन्यूसली हमारे पास जो है ना न्यू डीएनए स्ट्रैंड बन रहा होता है। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे लीडिंग स्ट्रैंड में कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन रहे हैं और कैसे लैगिंग स्ट्रैंड में कैसे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे प्रूफ रीडिंग की जाएगी कि कहीं मिस्टेकनली कोई मिसप्लेस्ड न्यूक्लियोटाइड तो नहीं ऐड कर दिया गया। तो इसके लिए हमारे पास एंजाइम होता है जो डीएनए प्रूफ रीडिंग करता है। यही डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसने न्यूक्लियोटाइड फॉर्म किए थे, यही इसके पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक जो है ना ये डीएनए पॉलीमरेज 3, एक इसकी एक्टिविटी है 5 to 3 डायरेक्शन पॉलीमरेज एक्टिविटी। अभी इसने अभी यही काम तो किया था, इसने इसी 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमरेज एक्टिविटी से डीएनए स्ट्रैंड बना दिया। लेकिन इसके पास एक और एक्टिविटी होती है 3 to 5 डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 to 5 डायरेक्शन में ये 3 to 5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, ये प्रूफ रीडिंग करता जाता है, ये मैच करता है इसका जो टेम्परेट स्ट्रैंड है कि सब बेसिस जो इसने ऐड किए हैं वो इसके कम्प्लीमेंट्री हैं, या कोई मिस्टेकनली ऐड तो नहीं कर दिया गया न्यूक्लियोटाइड। ये 3 to 5 डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से ये देखता है और इसके बाद जो इन केस अगर कोई मिस्टेकनली ऐड कर भी दिया गया है, मिसप्लेस्ड न्यूक्लियोटाइड है, उसको रिमूव करता है और फिर इसकी 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू इसमें जो है ना न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है जो टेम्परेट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इस तरह से प्रूफ रीडिंग करके जो अगर इस डीएनए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको रेक्टिफाई करता है। इसी तरह एक और एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, इसके अंदर भी ये 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो 5 to 3 डायरेक्शन पॉलीमरेज एक्टिविटी जिससे डीएनए पॉलीमरेज कम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमर कम्प्लीमेंट्री डीएनए पॉलीमर बनाता है, और एक 3 to 5 डायरेक्शन एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिससे वो प्रूफ रीडिंग करता है। लेकिन इसमें अंदर एक और एक्टिविटी होती है 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। पहले जो इसके पास मिसप्लेस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए एक्टिविटी थी वो 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। अब 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इसका क्या काम है कि अब यहाँ पे डीएनए अब ये ऐसे फ्रेगमेंट्स में तो रहेगा नहीं ना, अब इनको जोड़ना भी है और इसमें सबसे पहले ये जो आरएनए प्राइमर है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये डीएनए पॉलीमरेज की 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से ये प्राइमर रिमूव किया जाता है। इसीलिए 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया जाता है इन सब जगह से। और इसी की जो फिर 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी है उससे हमारे पास आरएनए प्राइमर गया, उसकी जगह पे अब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कराएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 की 5 to 3 पॉलीमरेज एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पे इस आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म किया जाएगा। तो इसके बाद जो नया डीएनए पॉलीमर बनाया आरएनए प्राइमर की जगह, उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए इसी की डीएनए पॉलीमरेज 1 की 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से प्रूफ रीडिंग होगी। अब हमारे पास जब ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे प्राइमर और यहाँ पे इस प्राइमर की जगह न्यू डीएनए जो है ना वो बन जाएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए जाएंगे। अब इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए कुछ एंजाइम होता है, तो उसको बोलते हैं हम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के थ्रू अब इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है और एक कंप्लीट
कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया जाता है, और ये तो था ही कंटिन्यूस। और इसके बाद टर्मिनेशन कैसे होती है कि अब इस टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक जो है ना टर्मिनेशन साइट होती है जिसको बोलते हैं टर साइट। एक टर्मिनेशन साइट होती है जिसको बोलते हैं टर साइट। उसके ऊपर एक प्रोटीन आती है टस प्रोटीन। टस प्रोटीन उस टर्मिनेशन साइट पे जैसे ही आके अटैच होती है तो वो डीएनए पॉलीमरेज को नेक्स्ट आगे मूव नहीं करने देती। लाइक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था डीएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे एक टर्मिनेशन साइट होगी, वहाँ पे टर प्रोटीन आके अटैच होगी और फिर ये हमारे पास आरएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा और वहीं तक हमारे पास जितना कम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म होना था वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स कंप्लीट होता है। इफ़ यू वांट टू गेट मोर टॉपिक्स डन विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसके अलावा वीडियो को लाइक भी करें और ज़रूर शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।